लोगों को पता नहीं है किस बीमारी में कहाँ जाना है। एक वेट लॉस जो है, वज़न का कम होना, ना सिर्फ आपको एक पर्सनालिटी में एक मजबूती पैदा करता है, बल्कि इससे आप मुँहज़ी बीमारियाँ जितनी भी हैं हमारे, शुगर, डायबिटीज़, ये वो लेके आप अगर देखें तो आप उनसे बड़े आराम से बच सकते हैं। मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि आपने इन टाइम पे खाना खाना, तो आप वेट ईजिली लूज़ कर पाएंगे। अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो 8:30 तक नाश्ता हो गया, 11 बजे स्नैक, 1 बजे लंच, फिर 4 बजे स्नैक, फिर बीच में वॉक का टाइम एंड 8 o'clock आपका डिनर हो गया। और रात सोने से पहले आपको ग्रीन टी, कहवा वगैरह पी लें। आप चावल खा सकते हैं, कंट्रोल पोर्शन लें, कोशिश करें लंच में लें, डिनर में मत लें, और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मोटापे का सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है ना, जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, वो है डिनर। एक 6 इंच के साइज़ की रोटी, या मैं पेशेंट्स को समझाती होती हूँ कि रोटी के ऊपर हाथ रखें और उसके साइड की काट लें। तो मोटापे यानी चर्बी आप टिप्स से नहीं पिघला सकते। पहली चीज़, फिज़िकल एक्टिविटी इम्प्रूव करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और वो लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करती हैं। आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन करती हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि हमारे माशरे में एक जो सबसे बड़ा मसला है वो मोटापा, ओबेसिटी है। इसको किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह इससे बच सकते हैं। इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा यमुना चट्टा साहिबा आपके यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हेल्थ की फ़ील्ड में काम कर रही हैं और आपने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, तो आप किस तरह लोगों को इंस्पायर कर रही हैं और उनको बता रही हैं, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। आप अपने काम के बारे में थोड़ा सा नाजरीन को बताइए। काम के बारे में इस तरह से कि पहले मैं एक हॉस्पिटल में तो अभी भी जॉब कर रही हूँ। जब मैंने हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट की, उसके बाद मैंने फ़ील किया कि स्पेशली जब ख़वातीन आती हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम कि अपनी नॉर्मल रूटीन से टाइम निकालें और फिर डॉक्टर के पास जाएं और फिर हर 15 दिन बाद चेक करवाने आएँ। वहाँ से मेरे माइंड में आइडिया आया था ऑनलाइन क्लिनिक का। ऑनलाइन क्लिनिक या टेली मेडिसिन तो कोविड के टाइम पे ज़्यादा स्टार्ट हुई है। मैं तो बात कर रही हूँ 2016 की, तो तब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो करते हुए 4 साल हो गए हैं। उसके बाद जब मैंने देखा कि यस, एक वेट लॉस जो है, वज़न का कम होना, ना सिर्फ आपको एक पर्सनालिटी में एक मजबूती पैदा करता है, बल्कि इससे आप मुँहज़ी बीमारियाँ जितनी भी हैं हमारे, शुगर, डायबिटीज़, ये वो लेके आप अगर देखें तो आप उनसे बड़े आराम से बच सकते हैं। फिर मैंने अगली चीज़ नोटिस की कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है। हम हर चीज़ के लिए, कोई भी बीमारी हो ना, घुटने में दर्द, ओपीडी में चेक करवा लें, सिंपल ओपीडी में जाके जो आपके मेडिकल ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनको चेक करवा लिया। बेशक फिर ख़वातीन के पेचीदा मसाइल हैं, बेशक हमारी आम छोटी मोटी दर्दें हैं, हम वही पर्ची बनवाते हैं और ओपीडी चेक करवा लेते हैं। वहाँ पे आपका टेम्प्रेरी इलाज होता है। तो मेरा ख्याल था, मुझे ये तब समझ आई ऑनलाइन कंसल्टेशंस देके कि लोगों को पता नहीं है किस बीमारी में कहाँ जाना है। तो उसके बाद तब मेरे माइंड में चीज़ आई कि पावर ऑफ सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, कि इंटरनेट हर किसी के पास है, मोबाइल भी हर किसी के पास है। मेरा ख्याल है और मेरा ये विज़न है कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ, एटलीस्ट मेरे फॉलोअर्स को, कि इंटरनेट आपके पास है, ये आप पे है कि आप उसमें मटेरियल क्या देखते हैं। तो हेल्थ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैं लंबी चौड़ी बीमारियों के मेडिकल नॉलेज की बात नहीं कर रही, बेसिक इन्फॉर्मेशन का हर किसी को पता होना चाहिए कि बेसिक बीमारियां हैं क्या, जब बीमार हो तो सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए और किस डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं बस 4 सालों से यही अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब और थ्रू इंस्टाग्राम वगैरह। यमुना साहिबा, मेरा यहाँ पे आपसे सवाल जो है बुनियादी तौर पे वो ये है कि मोटापे के बारे में सब जानते हैं, ओबेसिटी का सबको पता है और लोगों को ये पता है ये होती क्यों है, और उसको इनके इसके इलाज का भी पता है, इसके बारे में भी पता है, इसकी चीज़ों का भी पता है, इसकी रेमेडीज़ का भी पता है और इसके हल का भी पता है। लेकिन हम बहैसियत पाकिस्तानी अमल नहीं करते। जहां हम और भी बहुत सारी चीज़ों पे अमल नहीं करते, उसी तरह हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते और उस तरफ नहीं लेके आते कि हम बीमारियों से बच सकें, जिसकी वजह से पहले मोटापा, फिर शुगर, फिर ब्लड प्रेशर और इस तरह की कई और बीमारियों में हम मुब्तला हो जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, हमारे नाजरीन के लिए कोई आसान सी, पाकिस्तानियों की तरह मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कोई आसान सी चंद टिप्स बताएं जिससे लोग जिस पे अमल करें और उनकी ज़िंदगी बदल जाए और वो मोटापे जैसी बीमारी से बच जाएं।
जिस तरह मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास मोबाइल भी है और हमारे पास फैसिलिटी भी है कि हमने क्या देखना है सोशल मीडिया पे। हमारी अपनी चॉइस है, ड्रामे देख लें जाके यूट्यूब पे, या हम यूट्यूब पे कोई अच्छा चैनल देख लें। अब यूट्यूब की अगर आप बात करें तो वो भी मैंने इसी विजन के थ्रू बनाया कि प्रॉपर पाकिस्तान में, आपको पता है इंडिया में बात कर लें, आप किसी और कंट्री में भी बात कर लें, अब्रॉड तो खैर बहुत ही स्कोप है ना इस फील्ड का, इवन इंडिया में भी उनके भी प्रॉपर एक हेल्थ प्रोफेशनल्स के चैनल्स हैं न्यूट्रिशन की अगर आप बात करें तो। हमारे यहाँ वो अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ यूट्यूब खोलो, फलानी चीज़ से मतलब एक हफ्ते में 10 kg कम, और लोग खोलते हैं वीडियोज़, उस वीडियो पर व्यूज़ भी होते हैं। वही देख के मुझे आइडिया होता है बीबी कि हमें शॉर्टकट्स चाहिए। हालांकि आपने अपने सवाल में एक बड़ी प्यारी बात की कि लाइफस्टाइल चेंज, जब भी हम अपनी किताबों में भी, मेडिकल की जो किताबें होती हैं हमारे, उनमें भी जब हम स्टडी करते हैं वहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि ये फ़लानी चीज़ खिलाएंगे आप पेशेंट को, फिर आप ये फ़लानी चीज़ खिलाएंगे। वहाँ पहला वर्ड जब मेंशन होता है वो है लाइफस्टाइल चेंज। तो मैं अपने नाज़रीन को जो भी सुन रहे हैं मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जब भी आपने हेल्थ की बात करनी है तो पहली आप चीज़ एक माइंड में रखें कि जितनी भी फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र है, मे बी आप 18 साल के बच्चे हैं या 25 साल या 30 साल की खातून हैं, लेट्स से आप 30 ईयर्स ओल्ड हैं, तो अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई बीमारी हुई है, तो वो 30 साल कुछ ख़राब चीज़ लेके अब 30 साल बाद हुई है, तो पहली चीज़ शॉर्टकट्स ना ढूंढें। अब ये भी मैं ये भी नहीं कह रही कि हाँ अगले 30 साल लगाएंगे आप सेहत ठीक करने में, लिटरली 1 महीने में चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाती है अगर आप अपनी खुराक सिर्फ मैनेज करें। फिर दूसरी मैंने बात की लाइफस्टाइल चेंज की। लाइफस्टाइल का मैं आपको अपनी पाकिस्तानी वाली बात की, पाकिस्तानी वाली बात से मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप यकीन जानिए, हम पाकिस्तानियों का, आप चाहे एक पाकिस्तानी कनाडा बेस देख लें, कनाडा बैठा हुआ है, अमेरिका बैठा हुआ है, यकीन जानिए हमारी रूटीन्स, आदतें, खाने पीने की चॉइसेस, एवरीथिंग इज़ सेम। अब उसमें आपने करना क्या, जो लाइफस्टाइल की बात की, आप एक पैटर्न बना लें। आपने सिर्फ ये चंद चीज़ें आप नोट कर लें जो मैं भी लिख रही आपको बता रही हूँ, ये लिख लें अपने पास कि जब आपने नाश्ता करना है उठते साथ करना है। लेट्स से आप 8 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद आपने दिन के, मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि आपने इन टाइम पे खाना खाना है, तो आप वेट इजीली लूज़ कर पाएंगे। अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो 8:30 तक नाश्ता हो गया, 11 बजे स्नैक, 1 बजे लंच, फिर 4 बजे स्नैक, फिर बीच में वॉक का टाइम एंड 8 o'clock आपका डिनर हो गया। और रात सोने से पहले आपको ग्रीन टी, कहवा वगैरह पी लें। उसके बाद आती है इस टाइम टेबल पे फूड सेट करना। अब चूंकि हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो वेट लॉस में हमारा पहला सवाल लोगों का ये होता है, चावल खाएं कि ना खाएं और रोटी कितनी खाएं। हम रोटी की शौकीन हैं। अब वही वाली बात, कनाडा बैठे बंदे को भी रोटी का उतना ही शौक है जितना पाकिस्तानी लाहौर बैठे बंदे को है। रोटी के एडजस्टमेंट या चावल की एडजस्टमेंट ऐसे होती है कि अक्सर आपने देखा होगा चावल बड़े मना होते हैं, चावल नहीं खाने आपने। आप चावल खा सकते हैं, कंट्रोल्ड पोर्शन लें, कोशिश करें लंच में लें, डिनर में मत लें, और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं वेट लॉस के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद रोटी का एक बहुत सवाल आता है। रोटी का आपने ऐसे करना है, रोटी मना नहीं होती। कोई भी ऐसी यूट्यूब वीडियो या डॉक्टर या कोई बंदा वो कह रहा है कि रोटी कंप्लीट निकाल दे, तो वो गलत कह रहा है। अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, वो उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। हम उसका तरीका इस्तेमाल ख़राब कर होता है हमारा, जिसकी वजह से हमारा मोटापा हो जाता है या हमें कोई बीमारी हो जाती है। रोटी लें, दिन के वक्त लें, नाश्ते में लें, नाश्ता वही सुन्नत की तरह, बादशाहों की तरह खाएं। उस रोटी का थोड़ा सा पोर्शन कम करके आप लंच में खाएं और उसका थोड़ा सा और पोर्शन कम करके डिनर में खाएं। हमारे मोटापे का सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है ना, जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, वो है डिनर। हम पूरा दिन काम करते हैं, हम किसी जॉब पे हैं या हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास सिर्फ रात का टाइम है खाने के लिए। और मेडिकली स्पीकिंग, अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें या जिस्म के अंदर की बात करें, तो रात का खाया, रात को बॉडी को कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी नहीं है। आपने सिर्फ पूरे दिन के थके हारे हैं, आपने बेड पर लेटना है और आपने सो जाना है, ठीक है। जब आपने सो ही जाना है तो आप इतना ज़्यादा एनर्जी वाला फूड क्यों ले रहे हैं? ये सवाल आपका खुद से होना चाहिए कि आपने उठना बैठना तो है नहीं, आपने सिर्फ बेड पर लेट के या किताब पढ़नी है या मोबाइल देखना है या आपने सो जाना है। तो उस टाइम पे 1-2 रोटी खाने की तुक नहीं है। तो उस वक्त कोशिश करें रोटी का पोर्शन छोटा कर लें। एक 6 इंच के साइज़ की रोटी, या मैं पेशेंट्स को समझाती होती हूँ कि रोटी के ऊपर हाथ रखें और उसके साइड की काट लें। अगर आपको नहीं समझ आ रही कितनी खानी है, आपका जितना हाथ है उतनी रोटी आपकी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली रात को। तो रोटी लें, निकालें, इसको हरगिज़ नहीं, और इसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फिर दूसरी बहुत ज़्यादा चीज़ आती है कि हम अगर बीमार हैं तो हम क्या करें। तो अब यहाँ पे टिप्स वाली बात आती है, क्योंकि मोटापा यानी चर्बी आप टिप्स से नहीं पिघला सकते। पहली चीज़, फिज़िकल एक्टिविटी इंप्रूव करें प्लीज़। और जब मैं फिज़िकल एक्टिविटी वर्ड बोलती हूँ ना, तो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि मैं खातून हूँ, मैं तो घर के सारे काम खुद करती हूँ, तो मेरा मतलब है फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है। तो मैं उनको हमेशा एजुकेट करती हूँ, वो होता है घर के काम काज में ही काउंट होता है वो। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब है आप घर से बाहर निकलें, कोई 15 से 20 मिनट लगातार एक स्पीड से वॉक करें।
और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये भी नहीं है कि आपने जिम ही जाना है या आपने कोई हैवी वर्कआउट करना है। अगर आप सिंपल घर से बाहर निकल के ना 15 से 20 मिनट भी लगा आते हैं वो भी बहुत है। और अक्सर ख़वातीन या मर्दों को मैंने कहते सुना है कि हमारी तो रूटीन ऐसी है, हम स्टूडेंट हैं या ये XYZ हमें प्रॉब्लम है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। यकीन जाने अगर आप अपने मोबाइल का जो है टाइम चेक करें कि आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम लगा रहे हैं, फेसबुक पे कितना टाइम लगा रहे हैं, उसका टाइम थोड़ा सा बचा के आप 15 मिनट की तो कर सकते हैं ना। और यकीन जाने कुछ ना करने से 15 मिनट 1000 दर्जे बेहतर है। उसके बाद मैं बीमारियों पे आना चाहूँगी, छोटा सा मोटा बताना चाहूँगी कि टिप्स जो है ना बीमारियों पे काम करती हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है आपने वज़न कम करना है और आपको लगता है कि नहीं मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 चम्मच चाय का चम्मच सौंफ लें, उसको पानी में डालें, पुदीना डालें और उसको उबालें और उसके बाद उसका सौंफ का पानी पिएं। इससे भूख बहुत मिट जाती है। फिर मेटाबॉलिज्म कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बहुत स्लो है, तो उसके लिए तरीकाकार होता है कि आप खाने से पहले 1 चाय का चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, जिसको सेब का सिरका कहते हैं, वो पानी में डालें और खाने से 10 मिनट पहले वो पी लें। फिर शुगर के मरीज़ों के लिए एक बड़ी अच्छी रेमेडी है कि दालचीनी बड़ी अच्छी होती है। दालचीनी का कावा दिन में 2 दफ़ा आप लाजमी लें। सोने से पहले एक ले लें और एक रात खाने से पहले ले लें। सिर्फ क्या करना है, पानी लेना है, दालचीनी का टुकड़ा डालना है थोड़ा सा, उसको दम पे पकाना है, दालचीनी निकाल के बाहर फेंक देनी है और आपने कावा पी लेना है। फिर ब्लड प्रेशर का मसाइल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ब्लड प्रेशर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है यहाँ पे मैं बताने लगी हूँ कि जो देसी लहसुन होता है, आपने देसी लहसुन का एक टुकड़ा रोटी के नवाले में लपेट के चबा के खा जाना है। अच्छा, चबाना ज़रूर है, उसको ऐसे नहीं निगलना, ठीक है, फिर वो ज़रा पेट के मसले वसले कर देगा। चबाना है, प्रॉपर चबाना है और फिर आपने उसको निगलना है। इस तरह से अगर आप इन रेमेडीज़ पे अमल करें तो आप बहुत आराम से लाइफस्टाइल चेंज करें। उसमें मैंने आपको पैटर्न बता दिया, रोटी वगैरह आपने कैसे एडजस्ट करनी है। और अगर आपको कोई बीमारी है तो आप ये वाली रेमेडीज़ इस्तेमाल करें तो आपका मोटापा भी कम हो जाएगा और आपको उस मर्ज से भी निजात मिल जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने देखा है माशरे में कि जब कोई इंसान थोड़ा सा वेट गेन कर लेता है तो लोग उसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या कह लें उसे छेड़ते हैं या मजाक करते हैं। इस चीज़ को बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है और जब वो सीरियस लेता है तो फिर वो सोचता है कि चूँकि मैं कोई मेहनत नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं, किसी भी वजह से वो नहीं कर पाता, काम की वजह से, लेज़ी होने की वजह से, फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढता है और उन शॉर्टकट्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो मेडिकेशन यूज़ करनी शुरू कर देता है। वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन खाता है जो उसके स्टमक के लिए शायद ठीक नहीं है। और इसके अलावा मतलब यूट्यूब पे जहाँ अच्छा कंटेंट है वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी हैं जहाँ पे शॉर्टकट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आप यकीन जाने, मैं शॉर्टकट्स पे आप अमल करके देखें ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई ओवरवेट, अगर इस वक्त कोई इंसान है जो सुन रहा है और मे बी आपने डाइटिंग की ट्राई की है इंटरनेट वगैरह देख के, आप यकीन जाने शॉर्टकट से कभी वज़न कम नहीं होना। और आपको पता है मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ये चीज़ नोट की है, वज़न कम करने को लेकर वही लोग ज़्यादा साइकोलॉजिकली तंग हुए होते हैं जिन्होंने ये छोटे मोटे टोटके इंटरनेट से उठाए होते हैं। क्योंकि आप टोटके भी कर रहे होते हो, वज़न आपका फिर नहीं गिरा होता और आप चढ़ जाते हो कि यार शायद ये चीज़ ऐसी है जो होनी नहीं है। मुझे बहुत हैरत होती है और ये चीज़ें मुझे ऐसे पता चली कि नोट मैंने की, पेशेंट्स कॉल करते हैं और हमेशा कहते हैं कि बहुत अरसे से डाइटिंग कर रही हूँ, वज़न नहीं कम हो रहा। डाइटिंग आप उसको कहें जब आप डाइटिशियन से प्रॉपर प्लान ले रहे हैं। जब मैं यही बताया ना, ऑनलाइन कंसल्टेशन का आइडिया भी मेरे माइंड में इसीलिए आया कि जो अमेरिका या कनाडा भी कोई बैठा हुआ है वहाँ पे अगर आपको वज़न कम करना है तो वहाँ की डाइटिशियंस आपकी बात नहीं समझ सकती। उसको नहीं पता हमारे लिए, एक पाकिस्तानी के लिए रोटी और दाल खाने की कितनी अहमियत है। तो शॉर्टकट्स पे ना जाएं, आप एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आपने दवाइयों की बात की, दवाइयाँ भी एक शॉर्टकट की टाइप है कि हम कहते हैं कि अच्छा ये फ़लानी चीज़ ना करनी पड़े और हम दवाई खा लें और चर्बी पिघल जाए। देखें, आप खुद समझें, आप दवाई ले रहे हैं और आप एक गलत खुराक खा रहे हैं, दवाई क्या ही कर लेगी जिस्म में जाके। अब हम खुराक का, अगर आपने एक चीज़ खा ली है, उसको जिस्म से ज़ाया होने का तरीका स्टूल ही है ना, या स्टूल के थ्रू आउट हो जाएगी वो। जिस्म में क्या ही कर लेगी दवाई जाके कि कंप्लीट आपकी कैलोरीज निकाल के बाहर फेंक देगी, ऐसे नहीं होता। कोई भी दवाई ये क्लेम करती है वो गलत क्लेम है। बहुत मेडिकेशन जो इस्तेमाल हो रही है, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि लोग फिर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत कॉमन अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं है। पर हर ऐसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप यकीन करें, मेरे अब तक के करियर में हज़ारों मरीज़ देख चुकी, हज़ारों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर चुकी।
मैंने दवाई जो है ना अभी तक अगर मैं कहूँ तो मैंने 2% लोगों को दी है। अगर मैं पूरा परसेंटेज काउंट करूँ, मैंने सिर्फ 2% लोगों को अभी तक दवाई दी है, और उनके पीछे कोई 50 रीजंस थे। उन्होंने बहुत लूज़ करने की कोशिश की, उसके बाद ही मैंने दवाई वो वाली दी जो बहुत सेफ़ थी। इन दवाइयों का यकीन करें FDA अप्रूव्ड ही नहीं आती मेडिकेशंस, और FDA अगर अप्रूव्ड हैं तो FDA ने आगे लिखा भी हुआ है, बिकॉज हमारे बुक्स में तो पूरा लिखा होता है ना दवाइयों का, ये दवाई है, इसका नाम ये है, इसकी डोज ये है, फलानी FDA अप्रूव्ड है, फलानी FDA अप्रूव्ड नहीं है, और उसके बाद भी साइड इफेक्ट्स में लिखा होता है, कुछ के पता है कुछ के नहीं पता। ठीक है, तो जिस चीज़ के साइड इफेक्ट्स ही नहीं पता तो आज तो चले मान लिया, कोई आपने कोई फक्की फूकी खाई थी, कोई दवाई ली थी और आपका वज़न कम हो गया, पर क्या आप ये खुद से सवाल करें, क्या आपको इस बात का इल्म है कि 6 महीने बाद आपके जिस्म के अंदर ये क्या चीज़ करेगी, क्या नुकसान करेगी, और हो सकता है वज़न कम करके कोई और नुकसान बड़ा कर दे। तो कोशिश करें ऑर्गेनिक चीज़ों पे रहें, और यकीन करें घर के नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्ज़ी को ही थोड़ा सा मोल्ड करने की ज़रूरत है, और आप आराम से घर बैठे वज़न कम कर सकते हैं। इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है, साइंस हमने ही इसको बनाया है गलत चीज़ें खुद ही सर्च कर अपना एक माइंडसेट बना के, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो नॉर्मली आपको अंग्रेज़ों के लिखे आर्टिकल ही मिलेंगे जो कहेंगे फलाना पॉरेज लें तो फलानी बेरीज ले लें तो फलानी चीज़ लेंगे तो कम होगा। यकीन करें हमारी रोटी दाल चावल सब्ज़ी में ही शिफा है, हम इसी को उल्टा यूज़ करके वज़न ज़्यादा करते हैं। अच्छा युमना साहिबा, मुझे ये बताएं, आपकी बातों से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी नाजरीन के लिए, लेकिन मैं इस वक्त स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो किसी बीमारी में हैं। बहुत सारे लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, कुछ लोग शुगर के मरीज़ हैं, इसी तरह कुछ लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। अब वो इस बीमारियों के साथ साथ उनको मोटापा भी है, बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द होता है, वो उसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, शायद वॉक भी नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगी, क्या आप एडवाइस देंगी ऐसे लोगों के लिए जिनकी 50+ एज है और वो इन बीमारियों में भी मुब्तला हैं और मोटापे का भी शिकार हैं? वो अब क्या करें, किस तरह से वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ले आएँ कि जो आने वाला उनका टाइम है उसको अच्छे तरीके से गुजार सकें? जी ठीक है। जब हमारा बीमारी कोई होती है ना जिस्म के अंदर, बहुत सी बीमारियों की जड़ ही मोटापा है। मैंने एज अ नेशन हमारे अंदर एक बिहेवियर नोट किया है, जब आपका वज़न ज़्यादा होता है ना तो स्टार्ट में कोई परवाह नहीं करता। परवाह सबने सिर्फ तभी किया जब उसको किसी रिश्तेदार ने किसी शादी पे कह दिया ओ तुम्हारा वज़न ज़्यादा हो गया, सूट नहीं पाया तेरे जच रहा। ये औरतों का एक बड़ा एक कॉमन है कि फ़लाने ने मुझे कह दिया, हस्बैंड ने कहा तुम मोटी हो, फ़लाने शादी में कह दिया तू सोहनी नहीं लग रही, सूट नहीं पाया जच रहा। दीज आर द थिंग्स दैट वी नॉर्मली सी ऑन डेली बेसिस विदाउट कीपिंग इन माइंड अगले बंदे पे क्या इसका असर हो रहा है, पता नहीं उस खातून ने कितने ही दिल से सूट पहना था। हमें नहीं परवाह होती लोगों के इमोशंस की, ये हम चीज़ों की केयर नहीं करते। हर चीज़ों की, हर बीमारी का जो जड़ है वो है मोटापा। शुगर की आप बात कर लें, शुगर ख़राब से ख़राब तर होती रहेगी, आप वज़न ना कम करें। दिल की बीमारियों की बात कर लें, छोटा सा मसला ब्लड प्रेशर से स्टार्ट होती है। क्यों हो रहा है? आपका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई था, आप बाज़ार से चीज़ें खा रहे हैं। और ये मसला मैंने बहुत अर्ली एज में हॉस्टल वाले बच्चों में देखा है, बाज़ार से खा रहे होते हैं, जिगर पे चर्बी का मसला। कल ही मैंने पेशेंट देखा है, 18 साल का बच्चा हॉस्टल रहता है और जिगर पे चर्बी है। 18 साल के बच्चे के जिगर पे चर्बी होने की तुकी कोई नहीं है, पर यस हो सकता है क्योंकि आप बाज़ार से चीज़ें खा रहे हैं, आपके तेल किस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं आपका कोई पता नहीं है। बहुत सी बीमारियों की जड़ है ही मोटापा। तो जब आप जो अगर छोटी एज का मुझे कोई सुन रहा है और अगर आपको लगता है आपका वेट ज़्यादा है, प्लीज़ आज ही चेक करा लें, क्योंकि आज चेक कराया बहुत बेहतर है। आप 10 साल बाद जाके आप 50 डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, कभी ये डॉक्टर नहीं सही बैठ रही दवाई। आपको पता है शुगर की दवाई समटाइम्स माफिक नहीं आती। अक्सर लोगों को लगता है शुगर ही है ना, दवाई खा लेंगे, फलाइन दवाई वो खा लेंगे, नहीं तो इंसुलिन लगा लेंगे तो बस ठीक है, चल सो चल काम चल जाएगा। आपको पता है इसकी दवाई ही अक्सर माफिक नहीं आती। आपका मैदा ख़राब रहता है, आप कुछ भी खाने काबिल नहीं रहते। हमेशा बीमारी से डरें। मोटापे को आज आप ट्रीट कर सकते हैं, आज करें। और छोटी एज में तो ये ऐसे गिरता है, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है। आपने कहा 50 अबव वेट कम करना इज़ नॉट इम्पॉसिबल, नॉट इंटायरली इम्पॉसिबल, पर इसका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। उस टाइम पे जो टाइम है कि आप अब सुकून से अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, और लोग एक नए चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब वेट कम करना है। क्योंकि अगर आपका हड्डियों के मसले से मैं शुरू करती हूँ, बिकॉज फीमेल्स में ये मसला इज़ वेरी कॉमन। हर फीमेल अबव 40 यही कहती है लोअर बैक पेन है, जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, हील में दर्द है। ये स्पेसिफिक आपने कभी सोचा कि इन्हीं जगहों पे दर्द क्यों होती है? इन जगहों पे दर्द इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो असल में एक ढांचा है, ढांचे के ऊपर गोश्त है। अब जो ढांचा है वो एक स्पेसिफिक, अब जैसे एक कुर्सी है, ये लकड़ी है और ऊपर इसके ऊपर ये चीज़ फोम वगैरह लगा हुआ है। इस लकड़ी के ढांचे की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी, एक वज़न उठाने की। आप इस पर ला के कोई चीज़ को हाथ ही बिठा देंगे, ये तो गिर जाएगा, ठीक है।
तो हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है। आपका जितनी चर्बी होगी उतना आपका जो है हड्डियाँ और कमज़ोर होती रहेंगी और आपका लोअर बैक पे फिर वज़न पड़ता है, आपका घुटने पे वज़न पड़ता है और आपके पाँव पे वज़न पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें हड्डियों के मसाइल हैं, घुटनों के मसाइल हैं, दर्द होती है। इसका रेमेडी क्या है? वेट लॉस करें। उसके बाद अगर आप डायबिटीज़ की बात कर लें, शुगर कंट्रोल नहीं होगी, वेट लॉस नहीं होगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ बहुत फीमेल्स में कॉमन है, इतनी कॉमन हो गई कि अब ख़तरनाक हद तक है कि ये इतनी ज़्यादा है कि अब इनफर्टिलिटी के मसाइल, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, ख़वातीन को मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है। क्यों? डॉक्टर के पास आप जितनी मर्जी दफ़ा गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाना, वही कहेगी नहीं बीबी वज़न कम करके आओ, क्योंकि वो जितनी मर्जी दवाइयाँ दे ले, दवाइयाँ ही असर नहीं करती अगर आपका वज़न ज़्यादा है। तो जो मैंने पहले पॉइंट में जो चीज़ें बताई थी, इवन इफ़ यू आर 50 ईयर्स ओल्ड, आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक मैं यहाँ पॉइंट ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब हम छोटी एज में होते हैं ना, 20s ले लें या अर्ली 30s ले लें, तब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तब आप कुछ खा भी लेना इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। आफ्टर 40 सबका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो एज के साथ आपको खुराक भी अपनी बैलेंस करनी पड़ती है। अगर आप पहले दिन में 3 रोटियां ले रहे थे और आपका गुजारा हो रहा था, आपका वज़न ज़्यादा नहीं हो रहा था, आफ्टर 40 हो सकता है आपका वज़न ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब बॉडी की रिक्वायरमेंट कम है, आपके बॉडी के सारे प्रोसेस सिस्टम स्लो हैं। अब जब सिस्टम स्लो होता है, जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं है। पर हम एज के साथ अपने बिहेवियर्स और अपनी चीज़ें, लाइफस्टाइल नहीं बदलते। एक एज के बाद, स्पेसिफिक एज के बाद, चले यंग एज में तो आप फिजिकली एक्टिव थे, कोई घर के 3-4 काम तो करते थे ना, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है बिकॉज आपके सर के ऊपर से घर के काम का बोझ उतर जाता है। ख़वातीन में यही होता है, मर्द रिटायर हो जाते हैं, ख़वातीन के बच्चों की शादियाँ वादियाँ हो गई, अब आपने उस तरह से भाग दौड़ नहीं करनी। ये वो टाइम है जब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। लाजमी वॉक करें, वॉक करेंगे तो डायबिटीज़ आपकी बेहतर हो सकती है, वॉक करेंगे तो आपके शरियानों में जमी चर्बी जो आपका दिल की बीमारियां करती है वो पिघल सकती है बहुत आसानी से। आपके ब्लड प्रेशर का मसला बहुत लो हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की जड़ एट द एंड वेट ही आती है। अगर आप इसको बेहतर कर लेंगे तो मेडिकेशन भी एक टाइम के बाद असर करनी पहले बंद कर जाती है, फिर वो ठीक हो जाती है, वापस रिवर्स हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए एक स्टेज पे वॉक करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब वो थोड़ी सी भी वॉक करते हैं तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जिनको घुटनों के मसाइल हैं। तो उनके लिए आप कोई डाइट प्लान स्पेशल कोई बता सकती हैं या कोई उनके लिए स्पेशल कोई रेमेडी जिस पे वो अमल करके अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें? जब आपको घुटनों वगैरह का मसला आता है तो एक पहली चीज़ ज़रूर देखें, ख़वातीन को मैं ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि ख़वातीन में एक कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस, उर्दू में है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं ना, जॉइंट से अंदर से भुर जाते हैं। आफ्टर 40 होता है, कैल्शियम की कमी वगैरह हो जाती है। मैंने ख़वातीन को देखा है, ट्रस्ट मी, जब मैं ख़वातीन को कभी चेकअप करवाना जो आती हैं मेरे पास और कहती हैं 25 ईयर्स एज, 30 ईयर्स एज, और आके कहती हैं घुटनों के मसले, वो मसले, विटामिन डी कराएं तो 6 होता है, जो कि 35 से अबव कम से कम होना चाहिए, मिनिमम भी इतना होना चाहिए। 6 है, 10 है, 12, 15, 18 पे मैंने मैक्सिमम देखा है। हमें पता ही नहीं होता, 10 साल डी कम है और हमें छोटी मोटी दर्दें हो रही होती है और हम परवाह नहीं करते। तो आपने छोटी एज में बिफोर 40 प्लीज़ अपनी इसकी विटामिन डी की और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर रखें, ठीक है। उसके अलावा ख़वातीन में एक दूसरा बड़ा मसला देखा गया है कि आयरन की कमी होती है, तो उसके लिए प्लीज़ अपना HP वगैरह चेक कराएं। अगर आपको कभी लगता है कि मैं उठती हूँ, मैं फ्रेश फील नहीं करती, मुझे हर वक्त डिजीनेस ही रहती है, नींद आती रहती है, या सीट से उठ के बैठती तो आंखों के आगे अंधेरा आता है, हम इसको अक्सर कनेक्ट कर लेते हैं विद काम ज़्यादा किया था मैंने, कल काम ज़्यादा किया थी, मैं शॉपिंग पे गई थी, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज़। बट ऐसा नहीं होता, बॉडी में ऐसे सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है, दैट मीन्स यू नीड टू गेट इट चेक। छोटी एज में आपने अगर डी और कैल्शियम पे नहीं काबू पाया तो आपका आफ्टर 40 ये मसला लाजमी होगा। तो जिनको बिल्कुल नहीं हिला जा रहा, उनके लिए पहली जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि एक दफ़ा फिजियोथेरेपी थोड़ी बहुत करवा लिया करें। फिजियोथेरेपिस्ट को एक दफ़ा बुलवाएं घर और उसको चेक करवाएं और उससे पूछें मैं क्या एक्सरसाइज करूं तो मेरी चीज़ बेहतर होगी। उनकी एक्सरसाइज इतनी कमाल होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा काम मैंने बताया ना कि ऑनलाइन क्लिनिक है, मुझे लैपटॉप पे सर झुका के बैठना पड़ता है। मेरे भी एक टाइम था कि मेरी दर्द शुरू हो गई थी, पर मुझे पता था मेरा डी और कैल्शियम अच्छा है बिकॉज मैं वो सप्लीमेंटेशन और चीज़ें प्रॉपर लेती रहती हूँ डाइट में। तो उसके बाद आई कंसल्टेड फिजियोथेरेपिस्ट और उन्होंने मुझे 2 एक्सरसाइज बताई थी। उसके बाद मुझे दोबारा दर्द नहीं हुई गर्दन की। आपने उठना होता है, आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, दोबारा काम पे बैठ गए, फिर आधे घंटे बाद उठे, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, दोबारा काम पे बैठ गए। तो एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज करते हुए वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे। मैं थोड़ी सी टांगों की होती है कि टांगे ऐसे हिलाएं, ऐसे करें, वो आपको बता देंगी। उसके अलावा चूँकि आप वॉक नहीं कर पा रहे, फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं, वेट लॉस करें, साथ साथ एक्सरसाइज करें।
एक पॉइंट आता है जब आपकी हड्डियाँ थोड़ी सी आपकी मतलब टांगों के अंदर थोड़ी दोबारा, क्योंकि पट्टे भी वीक हो जाते हैं, वो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करके आपकी टांगों में वापस थोड़ी सी जान आना शुरू हो जाती है, साथ आपका वेट गिर रहा होता है, फिर एक टाइम आता है कि आप वॉक करने के भी थोड़ा काबिल हो जाते हैं। फिर वही बात कि बेशक 5 मिनट से फिर उस वक्त शुरू करें ज़रूर। मेरी वैसे स्पेशलिटी है जो हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, दैट इज़ बेसिकली कि मैं लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स देखती हूँ, बिल्कुल एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के पेशेंट जिनका लिवर फ्राई हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वो पेशेंट की कंडीशन, जो उस कंडीशन में पेशेंट होता है वो सबसे ज़्यादा वीक होता है। और ट्रस्ट मी, ये वाली टिप्स पे अमल करवा के ना उनको भी मैंने वॉक करवाई हुई है, बिकॉज हमारे हॉस्पिटल में वी हैव फिजियोथेरेपिस्ट एंड शी इज़ रियली गुड माशाल्लाह। एंड उन्हीं से मैंने सारी चीज़ें सीखी कि येस, आप बहुत ओबीस पेशेंट्स को भी आप एक्सरसाइज करवा सकते हो। पहले फिजियोथेरेपी कराओ, साथ साथ उनका वेट लॉस चल रहा होता है, फिर बीच में एक पॉइंट आता है कि जब उनकी टांगों में जान होती है, उनकी थोड़ी घुटने की कंडीशन बेहतर होती है, साथ में सप्लीमेंटेशन चल रही होती है, और उनको हम लिटरली सिर्फ 5 मिनट से वॉक करवाना स्टार्ट करते हैं। बाद में 1-1 घंटा भी पेशेंट बड़े आराम से वॉक कर लेता है। तो ये आप दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कासिम अली शाह साहब जैसे सबकी इंस्पायरेशन है, आपकी भी इंस्पायरेशन रही हैं। आपने बताया था कि रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आप उनके साथ गई थी, तो उनके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगी हमारे नाज़रीन के लिए? उनके बारे में ये राय देना चाहूँगी कि मैं देयर वाज अ टाइम जब मैं यूट्यूब देखा भी नहीं करती थी, और मुझे पता भी नहीं था यूट्यूब का। इनफैक्ट वो एक डिफरेंट स्टोरी कि मैं यूट्यूब पे कैसे आई। पर जब मैं यूट्यूब पे आई तो फिर मैंने देखा कि अब रिकमेंडेशंस में आ रहा होता है ना, तो एक आध दफ़ा इनकी वीडियो आई, मैंने देखी, ही हैज़ रियली अमेजिंग थिंग्स टू से। उनकी वीडियोज़ बहुत अच्छी हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो शॉर्ट है, टू द पॉइंट, और उनका एक वे है कि वो कैप्चर कर लेते हैं आपके टेंशन को। मेरा उनके साथ जो प्रॉपर इत्तेफाक हुआ मिलने का, वो इस तरह हुआ कि हम एक रमज़ान ट्रांसमिशन में इकट्ठे इनवाइटेड थे, और उनसे मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी। और वो बल्कि इसी साल के रमज़ान ट्रांसमिशन की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और उसमें फिर ऐसे हुआ कि मैं बैठी, अब वो भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, होस्ट हैं, और हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कभी हमसे, कभी मुझसे, कभी उनसे। मैं उनकी गोद में देखा, उनकी गोद में पेपर्स पड़े थे, उनके हाथ में एक पेन था, और मैं बहुत हैरान हुई। और उन्होंने एक, फिर हम ब्रेक पे गए तो उन्होंने खुद ही कोई बात से डिस्कस करना शुरू कर दिया। कहते मैं हमेशा लिखता हूँ आने से पहले अपनी चीज़, कि मैंने ये बात बोलनी है, या बीच में कोई बात याद आ जाए तो मैं लिख लेता हूँ, बेशक ब्रेक में बात याद आई। तो उनसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि मैं भी ऐसे टीवी शोज़ पे इनवाइट किया जाता है मुझे, और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपने लेक्चर्स वगैरह दिलाने के लिए बुलाते हैं, न्यूट्रिशन अवेयरनेस के लिए ही ना। तो और मुझे हमेशा लगता था कि वेट लॉस से मेरे बाएं हाथ की चीज़ है, मैं जाऊंगी बोल लूँगी, मुझसे क्या ही मुख्तलिफ पूछ लेंगे जो मुझे नहीं आता होगा। तो मैंने कभी ऐसे इस तरह से प्रेपरेशन नहीं की। तो उनसे मैंने चीज़ सीखी, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि आप ज़िंदगी के किसी भी वक्त में कुछ भी किसी से भी सीख सकते हैं। सीखने वाला एक ब्रेन होना चाहिए। आप एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, और आप एक बड़े बुजुर्ग से भी सीख सकते हैं। तो कासिम अली शाह साहब से मैंने बड़ी अच्छी चीज़ सीखी थी कि नहीं, हमेशा प्रेपरेशन करें। और क्योंकि जब आपके पास पेपर पेंसिल होता है ना, क्या पता आपको कोई बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिल जाए जो आपको बाद में भूल जाए, क्योंकि मेमोरीज किसी की भी इतनी अच्छी नहीं होती कि आपको पुरानी बात भी याद रहे। तो मैंने उनसे बड़ी अच्छी चीज़ सीखी, बड़ा अच्छा इत्तेफाक हुआ कि आपको हमेशा अपने पास कोई डायरी होनी चाहिए। जो भी आपको चीज़ मिले, अच्छी लगे, अच्छी मिले, कोई किसी से बात सीखें, उसको बस लिख लें, ताकि वो एक दफ़ा आपके दिमाग में नक्श हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया यमुना साहिबा, आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाईं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू हर इंसान के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। उसकी वजह एक तो ये है कि बहुत सारे लोग तो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और बहुत सारे लोग जिनको इस बारे में नहीं पता, उनकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा, और वो यकीनन इन टिप्स को, इन रेमेडीज़ को यूटिलाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।